रेखा और सुमित्रा एक झोपड़ी में रहा करती थी। सुमित्रा मटके बनाकर अपना गुजारा किया करती थी, पर शहर में उसके मटके बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं थे। एक आदमी सुमित्रा के घर आता है। अरे बहन जी, मटका कितने का दिया? 150 का है। क्या कहा? 150 का? तुम लोगों ने तो लूट मचा रखी है। 150 से नीचे क्या दोगे साहब? जरा सी मिट्टी लगाती है इसमें और इसके 150 मांग रही है। देख लो, 100 में देना है तो दो। वैसे भी तुम्हारे मिट्टी के घड़ों को आजकल कोई पूछता नहीं है, ये सिर्फ पूजा पाठ में ही काम आते हैं। नहीं साहब, 100 का तो नहीं हो पाएगा। वैसे भी आमदनी बहुत कम है। आप एक काम कीजिए, 120 दे दीजिए। ठीक है, मुझे जरूरत है, इसीलिए मैं तुमसे 120 में मटका ले रहा हूँ। लाओ, मटका जल्दी दे दो। सुमित्रा आदमी को सस्ते में ही मटका दे देती है। जब वो मटका दे रही होती है तो उसकी बेटी रेखा ये सब देख लेती है, जिसे देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आता है। माँ, तुमने वो मटका इतना सस्ता क्यों दे दिया? मैं रात भर मेहनत करती हूँ और इससे मिलता कुछ भी नहीं। अरे बेटा, वैसे ही ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आजकल हर कोई अपने लिए सहूलियत चाहता है। ये मटके भला कौन खरीद रहा है? फिर भी कोई भला मानस मटके खरीदने आ जाता है तो जितने का पकड़ता है उतना बता देती हूँ। माँ, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम हमारी मेहनत का तो देना चाहिए ना। सुमित्रा के मटके इसी तरह से कम रेट में बिका करते थे। एक दिन रेखा किसी काम से बाहर गई हुई थी तो कॉलेज से कुछ बच्चे ग्रुप में जा रहे थे। उसमें से एक लड़का कहता है, बस, अरे भाई, दिमाग फटे जा रहा है ये पढ़ाई करते करते। कैंटीन में सब कुछ है, बस एक चाय नहीं है। चाय की तलब इतनी लगती है कि बस अभी कहीं से चाय मिल जाए, पर पूरे इलाके में कहीं पर भी चाय नहीं मिलती। बात तो तुम सही कर रहे हो अंकित। चाय मिल जाए तो मूड फ्रेश हो जाए और पढ़ाई में मन लगे। मुझे तो यहाँ पर एडमिशन लेने से पहले चाय की इतनी लत थी कि मैं पूरे दिन चाय पीती रहती थी, पर यहाँ तो चाय नसीब ही नहीं होती। चाय पीने के लिए इतना दूर जाना जो पड़ता है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये इंजीनियर की पढ़ाई छोड़कर मुझे तो यहीं पर चाय बनाने की दुकान बना लेनी चाहिए। और वो जो चाय बनाता भी है ना, बिल्कुल पानी सा चाय बनाता है, जिसमें मजा भी नहीं आता। पर क्या करे, मजबूरी है। अंकित और रीता की बात रेखा सुन लेती है और वो कुछ सोचती है। अपने घर की ओर आ जाती है। वो सोच ही रही होती है, तभी सुमित्रा उसे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान होकर क्यों बैठी है? बाजार में कुछ बात हुई क्या? माँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। बस मैं ये सोच रही थी कि हमारा मटके बेचने में इतना मुनाफा नहीं होता तो घर का खर्चा कैसा चलेगा? आगे मेरी पढ़ाई भी है, तो क्यों ना मैं बाजार में दुकान लगाना शुरू कर दूं? बाजार में सामान बेचना इतना आसान नहीं है। आजकल इतना कंपटीशन है कि हर कोई हर एक दूसरे की बात काटने के लिए तैयार रहता है। और तू ऐसा कौन सा सामान बेचेगी? सामान के लिए पैसे की जरूरत है, वो हमारे पास नहीं है। आप चिंता मत करो, बस आप अपना आशीर्वाद दो। अगली सुबह रेखा माँ से मटका और चाय का कुछ सामान लेकर उस कॉलेज के पास चल पड़ती है और वहाँ पर एक मेज पर चूल्हा जलाकर मटका चाय बनाना शुरू कर देती है। जब चाय तैयार हो जाती है तो अंकित और रीता का ग्रुप फिर से चाय पीने के लिए निकलता है और वो जब रेखा को चाय बेचते हुए देखता है तो खुशी से उसकी दुकान पर जाकर रुक जाता है। अरे देखो, हमारे कॉलेज के पास एक चाय वाले ने दुकान खोली है। चलो वहाँ पर चलकर चाय पीते हैं, देखते हैं कि कैसा चाय बनाता है। अरे ये तो एक लड़की है और इसने तो मटके में चाय बनाई है। पता नहीं कैसे चाय बनाई होगी। अब तक हमने पतीले की चाय पी थी, अब मटका चाय पी के देखते हैं। मुझे तो बहुत तेज चाय पीने की तलब लगी है और सर दुख रहा है। जरा 4 चाय बनाना। रेखा उनके लिए चाय बनाती है और मटके की चाय जब उन चारों को देती है तो एक चुस्की में ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट चाय है। आज तक ऐसी चाय मैंने कहीं नहीं पी। रीता, बहुत पुरानी चाय पीने की तलब दूर हो गई। ये मटका चाय पीकर इतनी अच्छी चाय बनाई है तुमने। तुम नई आई हो यहाँ पर? मैं यही पास में ही रहती हूँ और मुझे कुछ काम की जरूरत थी। कल मैंने तुम लोगों की परेशानी जानी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाऊं, तो आज मैंने ये दुकान लगा ली। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस दुकान को हटाना मत, इस दुकान से हमें बहुत फायदा हुआ है।
हमें अब उस बेकार के चाय के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब तुम्हारी दुकान यही लगेगी और देखना तुम्हारी कितनी बिक्री होगी। कॉलेज में सारे बच्चे तुम्हारे चाय पीने के लिए जरूर आएंगे। रीता और अंकित के कहने पर रेखा वहीं पर अपनी दुकान लगा लेती है और उसकी चाय इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि कॉलेज क्या, बाहर के लोग भी उसका मटका चाय पीने के लिए वहाँ पर आते हैं। मैं तो उन कॉलेज के बच्चों की मदद करने गई थी, पर मेरा तो व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा है। बेटा, मेरा मटके का व्यापार तो चल ही नहीं पा रहा था। अच्छा हुआ तो इस माटी को चाय बनाने के काम में ले आई। अब तेरे मटके की चाय दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई है। मुझे तेरी कामयाबी पर फक्र होता है बेटा। मुझे ये सब आपके आशीर्वाद से मिला है। अगर आप इतने अच्छे मटके नहीं बनाती तो मेरा चाय भी इतनी अच्छी नहीं बनती माँ। सब तो पतीले में चाय बनाते हैं और तूने मटके में चाय बनाकर लोगों को एक अलग ही स्वाद दिया है। लोगों ने तुम्हारे इस परिवर्तन को अच्छी तरह से स्वीकार किया है और उसकी प्रशंसा भी की है। क्या करती माँ, मेरे पास स्टील का बर्तन नहीं था तो मैंने मटके में ही चाय बनाकर लोगों को पिलाई और वो चाय लोगों को बहुत पसंद आई। इस तरह से आपके मटके का भी व्यापार बढ़ा और मेरी चाय का भी। सुमित्रा और रेखा दोनों मिलकर मटके वाले चाय का व्यापार चलाती है और उनके व्यापार को सब खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। उनकी चाय दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। अब उसे बड़े बड़े होटल से भी ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे। सुमन, इस ड्रैगन फ्रूट ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। पहले हम दाने दाने के मोहताज थे और अब देखो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है और हर कोई हमें पहचानता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अगर ये ड्रैगन फ्रूट ना होता तो हम तो दर दर की ठोकरें ही खा रहे होते। बात उस समय की है जब रामपुर नामक गांव में सोनू और सुमन नाम के दंपति रहा करते थे। वो देखने में बहुत ही बुजुर्ग थे, परंतु उनकी उम्र इतनी नहीं थी। सोनू कोयले की खान में काम किया करता था और कोयले की खान में काम कर करके वो अत्यंत ही दुबला और बुजुर्ग लगने लगा था। आजकल लोग मुझे बाबा जी कहकर बुलाते हैं। बताओ तो सही, क्या मैं बाबा लगता हूँ? तुम्हें बाबा क्या, मुझे भी अम्मा कहते हैं। हम दोनों की उम्र इतनी है नहीं जितनी हम लगने लगे हैं। तुम औरतों को तो अपनी उम्र हमेशा ही कम लगती है। तो तुम अपने आप को ही देख लो, सारे बाल सफेद हो चुके हैं और चेहरे पर झुर्रियां हैं। तुम हालांकि सिर्फ 40 बरस के हो और ऐसे लगते हो जैसे कि नाती पोते वाले हो। तुम भी तो बिल्कुल दादी पोती वाली लगती हो। सुमन और सोनू एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। वे बड़ी मुश्किल से 2 जन की रोटी कमा पाते थे। दाल रोटी में ही गुजारा करना पड़ता था और काम हद से ज्यादा हुआ करता था, जिसकी वजह से उस कोयले की खान में उन दोनों का यौवन तो जैसे खो ही गया था। तभी वहाँ मकान की मालकिन आ पहुँचती है। अरे ओ सुमन, कहाँ मर गई? आज 25 तारीख हो गई है, कमरे का किराया अभी तक नहीं आया है। अभी कुछ महीने में हम दे देंगे, भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। थोड़े थोड़े दिन करके ही तुमने 2 महीने का किराया नहीं दिया है। ऐसे चलता रहा तो अगले हफ्ते कमरा खाली कर देना। अगर आप हमें कमरे से बाहर निकाल दोगी तो हम आखिर जाएंगे कहाँ? बात तो तू सही कह रही है। तेरे कोई औलाद तो नहीं है जो उसके पास जाकर तू अपना दुखड़ा रोए। पर बात तो मेरी भी सही है। मैं कब तक तेरा किराया रोके रखूंगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कमरा तो खाली करना ही पड़ेगा ना। इनका अभी काम नहीं चल रहा है। सेठ ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। घर में राशन भी खत्म हो रहा है। जैसे ही पैसे मिलेंगे तुम्हारा किराया हम दे देंगे। ओमवती वहाँ से चली जाती है, पर ओमवती और सुमन की बातें सोनू सुन लेता है और वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब करे तो करे क्या। इस वजह से वो बिना खाए पिए जंगल की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते जाकर वो एक नदी के किनारे बैठ जाता है, जहाँ पर उसे बहुत तेज भूख लगती है। घर की चिंता में मैं इतना दूर निकल गया हूँ कि ना ही रास्ते का पता चला और ना ही समय का। बेचारी सुमन मेरी राह देख रही होगी और मैं जंगल की तरफ निकल आया। अब तो मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। सोनू भूख से विचलित होकर जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक ड्रैगन फ्रूट पर पड़ती है। वो उसे देखकर बहुत खुश भी होता है और आश्चर्यचकित भी। इस जंगल में और कोई फल तो नहीं मिला, पर कम से कम ये ड्रैगन फ्रूट तो मिल गया।
आज तक इसे मैंने अमीरों के घरों में ही देखा था, कभी खाया नहीं। आज चलो इसी को खाकर देखता हूँ कि ये खाने में कैसा है। सोनू उस ड्रैगन फ्रूट को तोड़कर खा लेता है। जैसे ही वो उसे खाता है तो वो अपने आप को तरोताजा महसूस करता है और अपने अंदर एक नई स्फूर्ति महसूस करता है। अरे ये क्या, मैं तो अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस ड्रैगन फ्रूट में तो कुछ जादू सा लग रहा है। ये खाने में भी स्वादिष्ट है और इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में जवानी दोबारा से आ गई है। सोनू पास की नदी में जब अपनी छवि देखता है तो अपने आप को पहचान ही नहीं पाता है। वो 20 से 25 वर्ष का नौजवान दिख रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और भागा भागा अपने घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। सुमन दरवाजा खोलती है और उसे पहचान नहीं पाती। हाँ जी कहिए, किससे मिलना है आपको? ये तो घर पे नहीं है। मुझे आपसे ही मिलना है। मुझसे आखिर आपको क्या काम है? मुझे आपसे शादी करना है। अजीब बदतमीज इंसान हो तुम। मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की? सुमन गुस्से में आकर एक डंडा उठाकर उसकी तरफ बढ़ती है तो सोनू उसका हाथ पकड़कर उसको सारी बात बताता है और उसको ड्रैगन फ्रूट के पास ले जाता है। उस जादुई ड्रैगन फ्रूट को सुमन को खिलाता है तो सुमन भी एक नौजवान स्त्री बन जाती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हम तो काम के सिलसिले में अपना यौवन ही खो बैठे थे। ये ड्रैगन फ्रूट तो सच में ही जादुई है। इसको खाकर मैं फिर से अपने आप को तरोताजा महसूस कर रही हूँ। सुमन और सोनू उस ड्रैगन फ्रूट को लेकर घर आ जाते हैं। सोनू और सुमन को सुंदर युवक युवती के रूप में देखकर ओमवती उनसे ईर्ष्या करने जाती है और खिड़की से झांककर उन दोनों की बातें सुन लेती है। इस ड्रैगन फ्रूट की वजह से हमें अपना खोया हुआ यौवन वापस भी मिल गया और हम दुगनी फुर्ती से किसी कार्य को करने में सफल भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सफलता पर सफलता मिलती चली जा रही है और अब देखो हम अमीर होते जा रहे हैं। इस ड्रैगन फ्रूट से हमारी काम करने की क्षमता भी बढ़ी है, जिसकी वजह से हम अब कभी थकते नहीं। जब ये बात ओमवती सुनती है तो रात के अंधेरे में वो उस ड्रैगन फ्रूट को उठाकर अपने घर ले आती है और उसे खा लेती है, परंतु वो और भी बूढ़ी हो जाती है। उसकी ताकत खत्म हो जाती है, कमर झुक जाती है और जब वो अपना ये हाल देखती है तो सुमन के पास जाती है। सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा ये जादुई ड्रैगन उठाकर खा लिया, पर तुम तो जवान हो गई और मैं बूढ़ी हो गई। ओमवती, मैं जादुई ड्रैगन फ्रूट हूँ, पर ये बात सुमन को भी नहीं पता था कि जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होगा वो मुझको खाकर जवान हो जाएगा और जिसके मन में पाप होगा वो बूढ़ा हो जाएगा। तुम्हारे मन में पाप और ईर्ष्या थी, इस वजह से मेरे जादू ने तुम्हें बूढ़ा बना दिया है। ओमवती उस ड्रैगन फ्रूट से तहे दिल से माफी मांगती है, जिसकी वजह से वो अपने पुराने रूप में आ जाती है। वहीं दूसरी ओर सुमन और सोनू उस ड्रैगन फ्रूट की मदद से सबकी मदद करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। एक गांव में दिनेश नाम का व्यक्ति पापड़ी चाट का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी पापड़ी चाट की गांव भर में चर्चा रहती थी। दिनेश बहुत ही मेहनत और लगन से ठेले का काम संभालता, जिसमें उसकी पत्नी शांति भी उसका साथ देती थी। शांति, ओ शांति, पापड़ी चाट के लिए आलू ले आया हूँ, यहाँ आंगन में रखे हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप नहा लीजिए, तब तक मैं इन आलूओं को उबालने रख देती हूँ। दोनों पति पत्नी लगन से काम करते, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। दिनेश के ठेले के बगल में सुरेश नाम के व्यक्ति ने भी पापड़ी चाट का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुरेश अपनी पापड़ी चाट में न जाने ऐसा कौन सा मसाला डालता कि लोग अब दिनेश के ठेले को छोड़कर सुरेश के ठेले पर जाने लगे। सुरेश के ठेले पर ना तो दिनेश के ठेले जैसे साफ सफाई थी और ना ही सुरेश अपनी सब्जियां उसमें डालता था, लेकिन फिर भी लोग उसकी पापड़ी चाट के दीवाने हो गए थे। आओ आओ, 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट, स्वादिष्ट पापड़ी चाट के मजे ले लो। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? इतना गला फाड़ कर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लोगों को मेरे जैसे पापड़ी चाट नहीं खिला पाओगे। मैं जानता हूँ तुम लोगों को लूट रहे हो,
उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। देखना, एक दिन जब लोगों को तुम्हारी असलियत पता चलेगी ना, तुम बहुत पछताओगे। मेरी असलियत? लोग मुझे नहीं, तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। दिनेश बहुत परेशान रहने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे लोगों को पहले जैसे अपने ठेले पर बुलाए। परेशान मत हो जी, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आता कैसे ठीक होगा। मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि लोगों को अपनी पापड़ी चाट की तरफ आकर्षित कर सकूं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये काम छोड़कर कोई और काम कर लो। ये क्या कह रही हो शांति? इस काम के अलावा मैं कोई और काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दिनेश रोज अपनी पापड़ी चाट के ठेले पर जाता और ग्राहकों को अपने ठेले पर आने के लिए आवाज लगाता, लेकिन उसके ठेले पर इक्का दुक्का ही ग्राहक रहते, जबकि सुरेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। एक दिन दिनेश अपने ठेले के पास उदास बैठा था कि तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। वो बहुत हाँफ रहा था। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। दिनेश उसे पानी देता है। बूढ़ा गटक कर सारा पानी पी जाता है। बहुत भूख लगी है बेटा, क्या कुछ खाने को दे सकते हो? दिनेश उसे एक प्लेट पापड़ी चाट खिलाता है। वाह, ये पापड़ी चाट खाकर तो मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ी चाट बनाते हो तुम। लेकिन इतनी स्वादिष्ट पापड़ी चाट बनाने के बाद भी तुम्हारे ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं, और उस सामने वाले ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी है, ऐसा क्यों? दिनेश बूढ़े को सुरेश के बारे में बताता है कि किस प्रकार वह खराब सामान का इस्तेमाल कर पापड़ी चाट बनाता है और लोगों को ठग रहा है। बूढ़ा कुछ सोचकर दिनेश को एक पोटली देता है। उसमें बिना चटनी के सूखी पापड़ी चाट होती है। ये लो बेटा, और अब तुम इस चाट को अपने मसाले के साथ तैयार करो, और देखना कैसे इस चाट की खुशबू से लोग तुम्हारे ठेले की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन ये तो केवल एक प्लेट ही बनेगी, और यदि किसी और ने भी मांगा तो मैं कैसे दूंगा? तुम चिंता मत करो, ये पोटली हमेशा सूखी पापड़ी चाट से भरी रहेगी। तुम जब भी चाहो इस पोटली में से सूखी पापड़ी चाट निकाल सकते हो। क्या सच में इस पोटली में हमेशा पापड़ी चाट भरी रहेगी? हाँ, ये पोटली तुम्हें हमेशा पापड़ी चाट देगी, लेकिन तब तक जब तक कि तुम्हारे ठेले पर पहले के समान ग्राहक नहीं आने लगते और इस सुरेश की सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ जाती। जब सब ठीक हो जाएगा, इस पोटली की पापड़ी चाट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दिनेश बूढ़े व्यक्ति को बहुत धन्यवाद करता है। बूढ़े के जाने के बाद दिनेश उसके कहे अनुसार पोटली में से सूखी पापड़ी चाट निकालकर उसमें अपने हाथ से उसमें दही, आलू, चटनी और कुछ मसाले डालकर एक प्लेट तैयार करता है। वह आवाज लगाने ही लगता है कि उससे पहले ही उस पापड़ी चाट की खुशबू से एक व्यक्ति उसके ठेले पर आता है। अरे भाई, ये पापड़ी चाट की प्लेट कितने की देते हो? 20 रुपए के हैं भैया। एक प्लेट देना मुझे। व्यक्ति बड़े चाव से पापड़ी चाट खाता है। बहुत ही स्वादिष्ट, मजा आ गया। तभी वहाँ एक अन्य व्यक्ति आता है। भाई, एक पापड़ी चाट मेरे लिए भी लगा देना, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। दिनेश पापड़ी चाट की एक और प्लेट बनाता है। वाह भाई, मजा आ गया, ऐसी पापड़ी चाट तो मैंने कभी नहीं खाई। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। दिनेश को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती। लोग एक के बाद एक पापड़ी चाट का ऑर्डर करते जा रहे थे। ये सब देखकर सुरेश बहुत ही आग बबूला हो रहा था। शाम को दिनेश खुशी खुशी घर जाता है। ये लो भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अरे, ये आज की कमाई के पैसे रखो तुम। अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ जी? दिनेश शांति को बूढ़े की दी हुई पापड़ी चाट के बारे में बताता है। शांति दिनेश की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब दिनेश के ठेले पर पहले से ज्यादा ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। दिनेश पूरा चाट बनाने में व्यस्त रहता है। अब सुरेश के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। सुरेश बहुत कोशिश करता है लोगों को अपने ठेले पर बुलाने की, लेकिन सब व्यर्थ जाता है। सुरेश समझ जाता है कि अब लोग उसके झांसे में नहीं आने वाले और वो वहाँ से कहीं और चला जाता है। दिनेश के ठेले पर पहले के समान ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है।
जिससे अब दिनेश पहले के समान ही मेहनत और लगन से काम करने लगता है। उसकी जादुई पापड़ी चाट जल्दी ही गायब हो जाती है।